नमस्कार दोस्तों, एक बहुत बड़ी खबर और बहुत ही अच्छी खबर इसरो की तरफ से आई है। हमारा जो स्पेस ऑर्गेनाइजेशन है वो दुनिया के बड़े बड़े स्पेस रिसर्च सेंटर्स को टक्कर दे रहा है। आपको ये जान के बहुत खुशी होगी कि रिसेंटली इसरो ने अपने लॉन्च व्हीकल यानी कि LV-M3 के थ्रू अपना हाईएस्ट पेलोड को ऑर्बिट में भेजा है। और इसी वजह से ये बहुत सारे अलग अलग टाइप के लॉन्च व्हीकल्स जैसे स्पेसएक्स का फैल्कन 9 और रशिया का सोयूज, इनके मुकाबले काफ़ी ज़्यादा कारगर साबित हुआ है, बोथ इन टर्म्स ऑफ कैपेसिटी एज वेल एज कॉस्ट, है ना, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा कॉस्ट इफेक्टिव है। बहुत ही कम दाम में ऐसा करके दिखाया है अपने इसरो के साइंटिस्ट ने। ठीक है, तो ये जान लेते हैं इसके बारे में क्या क्या विशेषताएं हैं, क्या डिटेल्स हैं। तो इसरो का जो हेवीएस्ट लॉन्च था वो लॉन्च किया गया है ब्लू बर्ड ब्लॉक 2 को। ये एक कम्युनिकेशन सैटेलाइट है, ठीक है। और इंडिया हमेशा से विश्व भर में कमर्शियल स्पेस लॉन्चेस के लिए बहुत फेमस है, क्योंकि इनका जो कैपेसिटी है एज वेल एज इनका जो कॉस्ट है, कैपेसिटी और कॉस्ट, ये दोनों ही इसके लिए इनको एबल बनाते हैं, इनके जितने भी लॉन्च व्हीकल हैं। ध्यान रहे दोस्तों कि ये जो LV-M3 है, लॉन्च व्हीकल मार्क 3 जिसे कहते हैं, वो पहले GSLV मार्क 3 के नाम से जाना जाता था। अब GSLV मार्क 3 को हमने बदल के LV-M3 के नाम से डाल दिया है। ये ऐसा चेंज क्यों किया गया? वो इसलिए क्योंकि ये GSLV मार्क 3 एक तरीके का कंफ्यूजन क्रिएट कर रहा था, क्योंकि ये ऐसा परसीव होता था कि लॉन्च व्हीकल जो है वो सिर्फ जियोसिंक्रोनस ऑर्बिट्स में सैटेलाइट को पहुंचा सकते हैं, ठीक है। लेकिन LV-M3 के पास जो कैपेसिटी है वो ये है कि वो हाईएस्ट पेलोड को भी लो अर्थ ऑर्बिट में पहुंचा सकते हैं। इसके वजह से ये जो नाम है वो LV-M3 में हटा के GSLV मार्क 3 से हटा के LV-M3 कर दिया गया था, ठीक है। इसके बारे में थोड़ा और जानकारी लेते हैं कि ऐसा कर कैसे रहा है। सबसे पहली बात है जो ब्लू बर्ड ब्लॉक 2 है, ये डायरेक्ट टू मोबाइल कनेक्टिविटी है। दोस्तों ये जो सैटेलाइट है इसकी वजह से क्या होगा, जो हमने लॉन्च किया है, इसरो ने लॉन्च किया है, वो इस सैटेलाइट से ये हो जाता है कि पहले तो आपके जो टावर्स होते हैं कम्युनिकेशन के लिए वो यूज़ किए जाते हैं, लेकिन अभी क्या होगा कि सीधे सैटेलाइट से आपका कनेक्शन कनेक्ट हो जाएगा, ठीक है। इसके वजह से आपकी जो कनेक्टिविटी है और आपकी जो मोबिलिटी है वो काफ़ी बढ़ जाएगी, है ना, और बहुत बड़े एरिया में वो कवर होगा। और इसको लॉन्च किया गया है लो अर्थ ऑर्बिट में, जो कि सिर्फ 520 किलोमीटर है ना, 520 किलोमीटर है अर्थ के डिस्टेंस से, ठीक है। Unlike conventional communication satellites that beam signals to ground stations, this constellation will directly communicate with mobile phones, enabling 4G and 5G voice and video calls, text, streaming and data for everyone, everywhere and all times, ठीक है। तो बेसिकली किस तरीके से कम्युनिकेशन का जो पूरा चैनल्स है वो किस तरीके से एक्सपेडाइट हो सकता है, किस तरीके से फास्टर हो सकता है, किस तरीके से उसकी कनेक्टिविटी और स्ट्रांग हो सकती है, इसके लिए जो सैटेलाइट्स हैं वो कॉन्स्टिलेशंस में डाले जाते हैं ऑर्बिट में, ठीक है। और ये ऐसा ही एक कम्युनिकेशन सैटेलाइट है जो कि LV-M3 ने अभी लॉन्च किया है। हमारा ज़्यादा ताल्लुक LV जो लॉन्च व्हीकल है उससे होता है, ठीक है। एक बार देख लेते हैं कि ये जो सैटेलाइट था उसका वेट कितना था, वो था 6100 किलो। इसका मतलब ये है कि इससे पहले जितने भी थे वो इससे कम के ही थे, मतलब 4000 किलो के आसपास आप मान लीजिए, ठीक है। ये वाला जो है वो 6100 kgs का है और ये हैवीएस्ट पेलोड है आज तक का अपने LV-M3 द्वारा जो डाला गया है ऑर्बिट में। इसका जो ऑर्बिटल एल्टीट्यूड है जो कि लो अर्थ ऑर्बिट में बोला जाता है वो है 520 किलोमीटर्स और इसका जो इंजेक्शन टाइम है वो है 15 मिनट, ठीक है। 15 मिनट में वो ऑर्बिट में पहुंचा देता है, ठीक है। तो इससे समझ में आता है कि इसरो की कैपेसिटी LV-M3 के आने के बाद कैसी हो गई है, ठीक है। वो अब अपने मिशंस को जल्दी लॉन्च कर सकते हैं,
एफिशिएंटली लॉन्च कर सकते हैं, उसमें ज़्यादा प्रिसीजन है और उस वजह से वो ऑर्बिटल वेलोसिटी जो डिज़ायर्ड है उस पर भी आपको नेविगेट कर सकता है। और तीसरी बात है कि वो कितने टाइम में ऐसे टाइप के प्रोजेक्ट्स लॉन्च कर सकते हैं। ठीक है, तो इसके बारे में देख लेते हैं पहले कि आज तक जो इसरो है वो अपने लॉन्च कैपेबिलिटीज़ के रिकॉर्ड्स को तोड़ता ही आ रहा है। आप अगर 2022 से 23 में देखेंगे तो 36 वन वे सैटेलाइट्स जो थे वो लॉन्च किए गए थे। नवंबर 2024 में सबसे पहले 4,500 किलो के करीब, मतलब 4,410 kgs का जो पेलोड था वो जियो सिंक्रोनस ट्रांसफर ऑर्बिट में लॉन्च किया गया था। तीसरा जो अभी का है दिसंबर 2024, ब्लूबर्ड ब्लॉक 2 6,100 किलो का, ये शॉर्टेस्ट गैप बिटवीन 2 LVM3 लॉन्चेस। इसका मतलब ये है कि हम लोग एक LVM3 लॉन्च करने के बाद कितने कम समय में दूसरा LVM3 लॉन्च करने के लिए रेडी हो जाते हैं, और वो टाइम भी बहुत कम होता जा रहा है। इसका मतलब ये है कि हम लोग बहुत सारे हैवी पेलोड वाले सैटेलाइट्स अपने ऑर्बिट में डाल सकते हैं, लो अर्थ ऑर्बिट में डाल सकते हैं, एक्यूरेसी प्रिसिजन के साथ डाल सकते हैं, और उसके बाद नेक्स्ट लॉन्च के लिए भी बहुत जल्दी रेडी हो सकते हैं। ठीक है, तो दिस मार्क्स द थर्ड कमर्शियल मिशन फॉर इसरोज LVM3 एंड सेकेंड टाइम इसरो लॉन्चेस 2 LVM3 मिशंस इन स्पेस। ठीक है, तो ये वही बात है जो हमने बताई कि थर्ड कमर्शियल मिशन है। LVM3 जब से आया है उससे ये थर्ड कमर्शियल मिशन है। और दूसरी बात कि ये जो एक ही साल में 2 लॉन्चेस हमने करके दिखाया है। ठीक है, नेक्स्ट एक बार देख लेते हैं कि इंजन ऑप्टिमाइजेशन कैसे किया गया है। ठीक है, तो सबसे पहली बात है कि इसमें अलग अलग स्टेजेस होते हैं। ध्यान रहे, जो एक अपर स्टेज होता है किसी भी लॉन्च का, एक अपर स्टेज होता है और एक लोअर स्टेज होता है। ठीक है, इसमें हम थ्रस्ट की बात करते हैं कि किस तरीके से ब्रूट फोर्स लगता है ताकि वो जो रॉकेट है, जो लॉन्च व्हीकल है, वो किस तरीके से अर्थ की ग्रेविटी से अपने आप को छुटा पाएगा। अपर स्टेज जो होता है वो आपके ऑर्बिट में प्लेस करने के लिए होता है और वेलोसिटी के लिए होता है। तो ये आखिरी पार्ट होता है, लेकिन ये इंपॉर्टेंट पार्ट भी होता है क्योंकि इसमें 50% से भी ज़्यादा जो है वो फ्यूल लग जाता है। ठीक है, तो आगे के लिए हम लोग ने क्या किया है कि C32 क्रायोजेनिक स्टेज, ठीक है, ये पहले C25 क्रायोजेनिक स्टेज था, अब उसको बदल के C32 पे आ गए हैं। C25 जो है वो आपकी जो प्रोपेलेंट है उसको करीब 28 टन प्रोपेलेंट की ज़रूरत पड़ती है। C32 जो है इसको आपके लिए 32 टन्स के प्रोपेलेंट की ज़रूरत पड़ती है। तो देखिए 32,000 किलोग्राम ऑफ फ्यूल फ्रॉम 28,000 टू प्रोड्यूस्ड 22 टन थ्रस्ट फ्रॉम 20 टन्स, है ना। मतलब कि 20 टन से ज़्यादा, मतलब जो थ्रस्ट लग रहा था वो अब बढ़ के 22 टन हो चुका है। इस वजह से इसकी जो एक्यूरेसी है जब वो ऑर्बिट में प्लेस होता है वो ज़्यादा बढ़ जाती है। ठीक है, और ज़्यादा वेलोसिटी पे भी हो सकती है, वो ज़्यादा इम्पल्स भी कैरी करती है इसी वजह से। दूसरा है सेमी क्रायोजेनिक इंजन। अब ये बहुत बड़ा कारण है जिससे की वजह से जो कॉस्ट है वो रिड्यूस हो गया है। जो सेमी क्रायोजेनिक इंजन है वो रिफाइंड केरोसिन और लिक्विड ऑक्सीजन बेस्ड सेकेंड स्टेज के लिए है। ठीक है, ध्यान रहे दोस्तों, पहले क्या होता था कि लिक्विड ऑक्सीजन और लिक्विड हाइड्रोजन ये यूज़ किया जाता था। ठीक है, अब इसको रिप्लेस करके यहाँ पे ये जो ऑक्सीडाइजर है, ये ऑक्सीडाइजर है, इसको रिप्लेस करके अब केरोसिन कर दिया गया है, मतलब लिक्विड। और इस वजह से क्या होता है कि आपका जो कॉस्ट है उस फ्यूल का वो बहुत कम हो जाता है। ठीक है, इसके मुकाबले। ठीक है, तो इट विल रिप्लेस लिक्विड प्रोपेलेंट एंड इट विल इंक्रीज द लो अर्थ ऑर्बिट फ्रॉम 8,000 किलोग्राम्स टू 10,000 किलोग्राम्स एंड रिड्यूस कॉस्ट्स। ठीक है, एक तो कॉस्ट की बात हो गई और दूसरी बात है कि इसका थ्रस्ट भी बहुत ज़्यादा हो जाता है, जो कि 8,000 किलो से 10,000 किलो की तरफ हमारा पेलोड को बढ़ा देता है। मतलब कि हमारे पास अब ज़्यादा क्षमता है एक हैवियर सैटेलाइट को ऑर्बिट में भेजने की। ठीक है, LVM3 के माध्यम से। तीसरी चीज़ है बूटस्ट्रैप रीइग्निशन।
इसका क्या है, अलाउज क्रायोजेनिक इंजन टू रीस्टार्ट विदाउट एक्सटर्नल गैस लाइक हीलियम। ये क्या होता है कि जब आपको पता है कि बहुत सारे सैटेलाइट्स लॉन्च करने हैं, है ना, अगर हमें सिंगल सैटेलाइट लॉन्च करना है तो हमें रीइग्निशन की उतनी ज़रूरत नहीं पड़ती है, ठीक है। लेकिन अगर हमें अलग अलग लोकेशन पे अलग अलग टाइम पे जो अपने सैटेलाइट्स हैं उनको लॉन्च करना है, तो उसके लिए क्या होता है कि बार बार आपको रीइग्निशन की ज़रूरत पड़ती है। तो इससे पहले क्या होता था कि हीलियम की ज़रूरत पड़ती थी, एक्सटर्नल गैसेस की ज़रूरत पड़ती थी। लेकिन LVM3 में ऐसा है कि आप उसके इंटरनल जो गैसेस हैं और उसका जो प्रेशर है उसी से रीइग्नाइट होकर इसमें बूस्ट आ जाता है, उसकी स्पीड में, उसके इम्पल्स में, उसके थ्रस्ट में बूस्ट आ जाता है, ठीक है। तो इससे क्या होता है कि इसरो इज वर्किंग टू इंट्रोड्यूस रिडंडेंसीज टू मेक द व्हीकल सेफ फॉर ह्यूमंस। इन सारी चीज़ों के जब हम लोग कॉम्बाइंड देखते हैं तो हम लोग एक तरीके से अपनी तैयारी कर रहे हैं। अपनी तैयारी किस चीज़ के लिए कर रहे हैं? अपने खुद के स्पेस स्टेशन के लिए, जो अपना भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन है, जो स्पेस स्टेशन हम लोग खुद लॉन्च करना चाहते हैं। और जो दूसरी बात, जो अपना गगनयान मिशन है, जो हमारा ह्यूमन स्पेस फ्लाइट है, उसके लिए ये एक अच्छी तैयारी साबित हो रही है, ठीक है। तो आगे देख लेते हैं कि गगनयान एंड बियॉन्ड द रोड अहेड। तो engine optimization efforts are crucial for India's human spaceflight program and development of भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन, ठीक है। तो इस तरीके से हमें समझ में आता है कि ये किस तरीके का एविडेंस है जो इसरो अपने कैपेबिलिटीज़ को और कॉस्ट रिड्यूस करके बाकी स्पेस रिसर्च सेंटर्स को टक्कर दे रहा है, कॉम्पीट कर रहा है और आगे भी बढ़ रहा है। थैंक यू सो मच।